गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। वर्क वर्सेस एनर्जी। चलिए ये समझते हैं। एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। वी हैव टू स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट एनर्जेटिक है जबकि दूसरा स्टूडेंट थका हुआ है। उनको एक टास्क दिया जाता है। उनको बोला जाता है पुली के साथ एक वेट अटैच्ड है, आपको उसको खींचना है। जो जितनी तेजी से खींचेगा ही और शी वुड बी ए विनर। तो आपको क्या लगता है कौन तेजी से खींच पाएगा? ऑब्वियसली वो स्टूडेंट जो एनर्जेटिक है, वो पुली में जो वेट अटैच है उसको तेजी से खींच सकता है और ज्यादा ऊंचाई तक खींच सकता है। जबकि दूसरी तरफ जो स्टूडेंट थका हुआ है वो उसको उतनी तेजी से और उतनी ऊंचाई तक नहीं खींच पाएगा। तो एक चीज हमें पता लगी कि जिसके पास ज्यादा एनर्जी है वो उतनी तेजी से और उतनी ऊंचाई तक वेट को खींच सकता है, पुली के जरिए जो वेट लटका हुआ है। अब ये एनर्जी स्टूडेंट के पास आई कहां से? इसकी बॉडी में एनर्जी स्टोर्ड है, जबकि जो थका हुआ है उसके पास एनर्जी कम स्टोर्ड है। और ये एनर्जी इसको कहां से मिली? इसने प्रॉपर डाइट ली और इसने प्रॉपर रेस्ट किया, जिसकी वजह से इस स्टूडेंट को इसकी बॉडी में एनर्जी स्टोर्ड हो गई। जो चीजें हमें पता लगी वो ये कि बॉडी में एनर्जी स्टोर्ड रहती है, एनर्जी कैन बी स्टोर्ड। और एनर्जी हमें खाने से और रेस्ट करने से मिली। जबकि दूसरा स्टूडेंट जो कि एनर्जी अपनी ऑलरेडी डेसिपेट कर चुका था, वो पुली में जो वेट अटैच्ड है उसको उतनी ऊंचाई तक और उतनी तेजी से नहीं खींच पाया। तो जितनी ज्यादा एनर्जी स्टोर्ड होगी उतना ज्यादा हम काम कर पाएंगे। एक एग्जांपल और समझते हैं। हमारे सामने दो टॉय कार है और ये बैटरी ऑपरेटेड है। एक के अंदर बैटरी कम है, काफी कम है, जबकि दूसरे में बैटरी पूरी भरी हुई है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी टॉय कार ज्यादा दूर तक जाएगी, ऑब्वियसली आपका आंसर होगा जिस टॉय कार में बैटरी पूरी तरह से पूरी भरी हुई है वो ज्यादा दूर तक जाएगी। ये जो बैटरी में एनर्जी स्टोर्ड है ये केमिकल फॉर्म में केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है, जो कि एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी होती है। देखिए इसमें भी हमने देखा एनर्जी स्टोर्ड है बैटरी में। स्टोर्ड वर्ड पे आप ध्यान दीजिए, एनर्जी कैन बी स्टोर्ड, ये उसकी एक क्वालिटी है, एनर्जी को हम स्टोर कर सकते हैं। और ये एनर्जी जितनी ज्यादा स्टोर्ड होगी उतना ज्यादा ये काम करेगी, उतनी दूरी तक टॉय कार को लेके जाएगी। जबकि दूसरी तरफ जिस बैटरी में, जिस टॉय कार की जो बैटरी है उसमें एनर्जी कम स्टोर्ड है, वो कम दूरी तक जाएगी और रुक जाएगी। दो चीजें हमें पता लग चुकी हैं, एनर्जी कैन बी स्टोर्ड और जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा वर्क डन वो कर सकती है। सिमिलरली अगर हम बो एंड एरो का एग्जांपल लें, जब हम बो में से एरो को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और छोड़ते हैं, जितनी दूरी तक आप स्ट्रेच करेंगे ऑब्वियसली वो बो का जो ये थ्रेड है ये टूटना नहीं चाहिए, उसकी इलास्टिसिटी लिमिट तक ही आपको स्ट्रेच करना है। अगर आप उसको छोड़ेंगे, जितना ज्यादा स्ट्रेच करके छोड़ेंगे उतनी दूर तक एरो जाएगा। और अगर बात करें स्प्रिंग की, उसको जितना ज्यादा प्रेस करेंगे या जितना ज्यादा स्ट्रेच करेंगे और छोड़ेंगे वो उतनी तेजी से रिकॉइल करेगा। सिमिलरली कैटापुल्ट, जिसको हम गुलेल बोलते हैं, उसका जो बैंड है उसको जितनी दूर तक खींचेंगे उसमें स्टोन या छोटा पत्थर डाल के वो उतनी दूरी तक जाएगा। तो एनर्जी स्ट्रेच्ड फॉर्म में जो होती है उसको भी पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। इसको भी हमने एक तरह से स्टोर करके रखा हुआ है। एनर्जी कैन बी स्टोर्ड और जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा वर्क डन हमें देखने को मिलता है। अब एनर्जी और वर्क के बीच में एक इंटर रिलेशनशिप है, क्या डिफरेंस है वो भी समझ लेते हैं। एनर्जी इट इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क एंड इट कैन बी स्टोर्ड। ये कैपेसिटी, उसकी कितनी कैपेसिटी है काम करने की, वो एनर्जी के द्वारा शो की जाती है। जितनी ज्यादा एनर्जी स्टोर्ड हमें देखने को मिलेगी उतना ज्यादा वो काम कर सकती है एंड इट कैन बी स्टोर्ड। जबकि वर्क डन क्या होता है? वही एनर्जी जो कि किसी ऑब्जेक्ट पे फिर फोर्स लगाती है और वो फोर्स ऑब्जेक्ट की नेट पोजीशन में चेंज लाती है, उसको वर्क डन बोला जाता है। वर्क डन इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द चेंज इन पोजीशन, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एनर्जी और वर्क के दोनों के यूनिट सेम है, जिसको जूल बोला जाता है, और ये दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं। वर्क और एनर्जी के बीच में एक इंटर रिलेशनशिप है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इंटर रिलेटेड है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से और समझते हैं, समझ के मजा भी आएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। सूरज की रोशनी, जिसे सनलाइट बोलते हैं, जब वो पानी के सरफेस पे पड़ती है, सूरज की रोशनी एक तरह की एनर्जी है। पानी के सरफेस पे जब पहुंचती है, पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद उनके अंदर की जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है, इंटरनल एनर्जी उनकी बढ़ जाती है, वो हीट हो जाते हैं और फिर उनके मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे ऊपर जाना स्टार्ट हो जाते हैं एनर्जी गेन करने के बाद। तो एक तरह से वर्क डन उनके ऊपर वर्क डन होना स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, ऊपर एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होने के साथ साथ ये जो वाटर वेपर्स हैं ये कंडेंस हो जाते हैं, पानी की फॉर्म में बदल जाते हैं और फिर
वेट की वजह से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक चीज देखिए, जब पानी गर्म हुआ, वाटर वेपर्स बन गए, वाटर वेपर्स ऊपर जाने लगे, एनर्जी की वजह से, इस एनर्जी ने काम किया जिसकी वजह से ये ऊपर जाने लगे। देखिए वर्क डन हो रहा है, फोर्स लग रही है और नेट डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ये वाटर वेपर्स ऊपर जाने लग गए, ऊपर जाते जाते ये रुक गए। क्यों रुक गए? बिकॉज ऑफ इन्होंने वेट गेन किया और इनकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। हाइट के साथ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में होती है और उसके बाद फिर से ये नीचे गिरना स्टार्ट हो गए, फिर से इनके ऊपर वर्क डन होना स्टार्ट हो गया। तो एक तरह से एनर्जी, वर्क डन, एनर्जी एक इंटर रिलेशनशिप है जो साथ में चलता रहता है। एक चीज और समझने वाली है, जो जितनी एनर्जी सन ने हमें प्रोवाइड की वो सारी की सारी वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होती। आइडल केस लेके चल रहे हैं हम, वो सारी की सारी वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होती, कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। वो लॉस्ट एनर्जी हमारे काम की नहीं है। हालांकि टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, लेकिन हम अपने सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें एनर्जी और वर्क का एक रिलेशनशिप है। कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है जो कि हमारे काम की नहीं होती। तो हम ये बोल सकते हैं इनिशियल एनर्जी ने वर्क डन किया, साथ में कुछ एनर्जी लॉस्ट हो गई, सिस्टम से बाहर चली गई। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल, एक स्टूडेंट है, उन्होंने ही हैड बनाना, एक बनाना खाया जिसके अंदर 100 किलो कैलोरीज थी। उन्होंने बनाना खाया और 100 किलो कैलोरीज उसने गेन कर ली। फिर उसके बाद उन्होंने 400 न्यूटन फोर्स से एक वेट को, ऑब्जेक्ट को पुश किया लेफ्ट हैंड साइड, और हमें यह पता लगाना है कि कितनी दूरी तक वो उसको पुश कर सकते हैं। पहले तो एक रिलेशनशिप समझ लेते हैं। वर्क डन हमें पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मेरे लास्ट वीडियो में उसमें हमने समझाया है कि वर्क डन क्या होता है, आप उसको जाके देख लीजिएगा। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब कैलोरी में जो इन्होंने जो बनाना लिया वो कैलोरीज में है, एनर्जी तो उसको हम जूल में कन्वर्ट करेंगे। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स। तो अगर जूल में कन्वर्ट करेंगे दैट वुड बी 4.2 × 10⁵ जूल्स। तो ये एनर्जी है, यही एनर्जी वर्क डन करेगी। तो हमने क्या किया, वर्क डन की जगह एनर्जी ले ली। यही एनर्जी वर्क डन करेगी जो कि फोर्स पैदा करेगी और डिस्प्लेसमेंट लाएगी। इन्होंने बनाना खाया और 400 न्यूटन की फोर्स से इस ऑब्जेक्ट को, इस बॉक्स को इन्होंने पुश करना स्टार्ट कर दिया। वैल्यूज हम फॉर्मूला में पुट करते हैं। फोर्स 400 न्यूटन की थी और एनर्जी इनके पास थी 4.2 × 10⁵ जूल। तो डिस्प्लेसमेंट हम निकाल लेंगे, वो आई 1050 मीटर्स। 1050 मीटर तक ये धक्का दे सकते हैं। लेकिन हमने बात की थी अभी कि जो सिस्टम है दैट इज नॉट 100% एफिशिएंट। कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं होता। सिमिलरली हमारी बॉडी 100% एफिशिएंट नहीं है। हमने जितना कुछ खाया, ये नहीं है कि 100% उसमें जो एनर्जी मिली वो 100% हम वर्क डन में यूज कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ एनर्जी हमारी लॉस हो जाती है। हमारी बॉडी ऑलमोस्ट 25 to 30% एफिशिएंट। तो आइडल केस में डिस्प्लेसमेंट आई 1050 मीटर्स। लेकिन एज द बॉडी इज 30% एफिशिएंट, तो इसका अगर हम 30% करेंगे तो 315 मीटर निकल के आएगा। तो इन्होंने जब एक बनाना खाया और फोर्स लगाई, बॉडी 30% एफिशिएंट है तो उसकी वजह से 315 मीटर तक इन्होंने पुश किया। तो ये एग्जांपल था, एनर्जी का कन्वर्जन हुआ वर्क में और साथ में बॉडी इज नॉट 100% एफिशिएंट, और लॉस भी हमने शो करके दिखा दिया कि किस तरीके से एनर्जी वर्क डन और एनर्जी लॉस का एक रिलेशनशिप है। एक चीज है, एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, व्हाई वी गेट टायर्ड इवन इफ नो वर्क इज डन। अभी हमने जो वर्क डन का जो फॉर्मूला है दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलती, डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो इसका मतलब कोई वर्क डन नहीं किया जा रहा हमारी बॉडी के द्वारा। हम मान लेते हैं ये फादर, इन्होंने अपने बेबी को पकड़ा हुआ है स्टैंड स्टिल, ना ऊपर कर रहे हैं ना नीचे कर रहे हैं, बेबी में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, इसकी पोजीशन में नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही। तो हम ये बोलेंगे, हालांकि ये फादर तो फोर्स लगा रहे हैं, बेबी को पकड़ के रखा हुआ है एक पोजीशन पे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई बेबी की पोजीशन में, तो हम बोलेंगे वर्क डन बाय फादर इज 0। लेकिन वर्क डन तो 0 है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखें 10 सेकंड 15 सेकंड उसके बाद इनके फादर थक जाएंगे और बेबी को स्टैंड स्टिल नहीं पकड़ पाएंगे, या इनका हाथ, इनका शेक कर कांपने लग जाएंगे हाथ, और बेबी को ये नीचे जमीन पर रख देंगे। सिमिलरली अगर आपने कोई कुछ चीज होल्ड की हुई है स्ट्रेट हाथ करके और उसको आप हिलने नहीं दे रहे, उसकी पोजीशन स्टैंड स्टिल है, नेट पोजीशन उसकी 0 है, फोर्स तो आप लगा रहे हैं लेकिन इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, चेंज इज 0, तो इसका मतलब वर्क डन इज 0। लेकिन हम कुछ टाइम के बाद 15 20 25 1 मिनट के बाद हम थक जाएंगे और हम इसको विदहोल्ड नहीं कर पाएंगे,
अब बात क्वेश्चन ये है कि जब वर्क डन 0 है तो उसके बावजूद हमारी बॉडी थक क्यों जाती है? वर्क डन तो 0 है, तो क्या इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी है जो हम साइंटिफिकली कैलकुलेट कर रहे हैं और जो हमारी बॉडी एक्सपीरियंस कर रही है उसके बीच में डिफरेंस है? साइंस कह रही है कोई वर्क डन नहीं किया लेकिन हमारी बॉडी थक जाती है उसके बावजूद भी। तो अगर इसको जानना है तो उसके लिए हमें अपनी बॉडी के अंदर का जो मैकेनिज्म है उसको समझना पड़ेगा। हालांकि इस केस में बेबी और इस केस में ये जो फ्रूट है या वेजिटेबल है इसको पकड़ा हुआ है, हमें इसमें तो डिस्प्लेसमेंट नहीं देखने को मिल रही, लेकिन हमारी बॉडी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है हमारे मसल्स को। हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, एक्सपैंड हो रही हैं और बहुत तेजी से हो रही हैं। और ये कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन एक तरह का वर्क डन है। हालांकि ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन इन ऑब्जेक्ट्स को और इस बेबी को स्टैंड स्टिल रखने में मदद कर रही है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन लगातार हो रही है, मसल्स लगातार हिल रही हैं, वर्क डन लगातार हो रहा है, जो कि इन ऑब्जेक्ट्स को और इस बेबी को स्टैंड स्टिल रखने में लग रहा है। तो हम बाहर से देख रहे हैं कि कोई मूवमेंट नहीं हो रही, इसलिए हमें वर्क डन 0 लग रहा है, लेकिन अगर हम इंट्रिंसिकली देख लें, अपने बॉडी के अंदर की मूवमेंट देखें, तो हम पाएंगे वर्क डन लगातार हो रहा है, इसलिए हमारी बॉडी थक जाती है। बाहर से देखने में वर्क डन इज 0, लेकिन अगर हम अंदर से देखें तो हमारी बॉडी में लगातार एनर्जी आ रही है, फोर्स प्रोवाइड कर रही है, मसल्स लगातार काम कर रही हैं, जो कि इन ऑब्जेक्ट्स को और इस बेबी को स्टैंड स्टिल रखने में मदद कर रही है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ आया होगा। बट समराइज कर लेते हैं। एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क एंड इट कैन बी स्टोर्ड। द फोर्स दैट कॉजेज अ चेंज इन द नेट पोजीशन ऑफ द बॉडी, उसको वर्क डन बोला जाता है। वर्क डन और एनर्जी दोनों के यूनिट्स जूल हैं और ये स्केलर क्वांटिटीज हैं। एनर्जी और वर्क डन बराबर है। आइडल कंडीशन की बात कर रहा हूं, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन और वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सारी की सारी एनर्जी वर्क डन में बदल जाएगी, आइडल केस की बात कर रहे हैं। अगर लेकिन असल में प्रैक्टिकल सिचुएशन में ऐसा नहीं होता, कुछ एनर्जी हमेशा लॉस हो जाती है। अगर मान लिया आपके पास 100 जूल्स ऑफ एनर्जी है, ये नहीं है कि 100 जूल्स का 100 जूल्स आपका वर्क डन में यूज हो जाएगा, कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी एज ए साउंड, एज ए हीट एनर्जी, फ्रिक्शन की वजह से जो हीट जनरेट होती है उसकी वजह से एनर्जी लॉस हो जाती है। अब एक छोटी सी क्विज है, इसको आप अटेम्प्ट कीजिए। Find the displacement produced in a body when the energy of 5000 joules pushes a body with 200 Newton force। आपको डिस्प्लेसमेंट पता लगानी है। 5000 जूल्स की एनर्जी एक बॉडी को पुश करती है 200 न्यूटन की फोर्स से, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी ऑब्जेक्ट में वो आपको पता लगाना है। अज्यूमिंग द होल सिस्टम इज 25% एफिशिएंट, जो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है वो 25% एफिशिएंट है, मतलब कि जो भी आपकी डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगी उसका आपको 25% करना है, वो डिस्प्लेसमेंट वो एनर्जी कर पाएगी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द आंसर इज, आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, वर्क और एनर्जी के बीच में क्या डिफरेंस है और क्या इंटर रिलेशनशिप है वो भी आपको समझ आया होगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।